आज हम बात करेंगे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के दोषों की। इससे पहले हमने गुणों का विवेचन किया था, उस पर विचार किया था। तो पहला इसमें दोष है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखने को मिलता है, वो है लोकतंत्र की व्यक्ति संबंधी धारणा भ्रमपूर्ण। पहले अपन इसको पढ़ते हैं, फिर अपन इसको समझने का प्रयास करते हैं। लोकतंत्र व्यक्ति को बुद्धि और विवेक सम्मत मानकर उसे मताधिकार देता है। लोकतंत्र में यह आवश्यक है कि व्यक्ति बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके राष्ट्र हित में अपना मतदान करेगा, लेकिन किन्हीं कारणों से अथवा आलोचकों का मानना है कि व्यक्ति अबौद्धिक प्राणी है जो संवेगों और आवेगों में से संचालित होता है। यानी व्यक्ति संवेद में आकर के, आवेग में आकर के, किसी बात से तुरंत प्रभावित होकर के शेष काम को गौण समझ करके, अच्छे कामों को भी गौण समझ लेता है, वो आवेग में आ जाता है, जिसके कारण वह उचित मतदान नहीं कर पाता। अतः हमें व्यवहार में लोकतंत्र की जगह भीड़ तंत्र देखने को मिलता है, यानी लोकतंत्र में भीड़ का महत्व ज्यादा माना जाता है। ये एक दोष है इसका। दूसरा दोष है बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता। लोकतंत्र में बुद्धिजीवी होना कोई बुरा नहीं है, लेकिन बुद्धिजीवी की बजाय जो संख्या बल जिस व्यक्ति के पास ज्यादा है उसको महत्व दिया जाता है और बुद्धि इसमें गौण मानी जाती है, क्योंकि संख्या बल होगा उसका प्रभाव बढ़ेगा। केवल बुद्धि का मतलब बुद्धि से उसका प्रभाव विशेष रूप से लोकतंत्र में नहीं पड़ता। अतः बुद्धिजीवी वर्ग लोकतंत्र में सक्रिय नहीं रह पाते। तीसरा है शैक्षणिक महत्व का दावा भ्रमपूर्ण। लोकतंत्र में दावा करता है या लोकतंत्र में माना जाता है कि व्यक्ति को नागरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा अथवा राष्ट्र प्रेम की शिक्षा दी जाती है, लेकिन राजनीतिक दल प्रत्येक राष्ट्रीय समस्या को, यानी राजनीतिक दलों का निर्माण तो राष्ट्र हित के लिए होता है, लेकिन धीरे धीरे वो इस प्रकार ढल जाते हैं कि प्रत्येक राष्ट्रीय समस्या को वो अपने स्वार्थ की दृष्टि से विचार करते हैं, यानी उसका अपने दल का हित किस में है, तो इसमें राष्ट्र हित है वो गौण हो जाता है। यानी उसका गौण का मतलब महत्व नहीं उसको मिलता। विभिन्न वर्गों को अपने प्रभाव में लाने के लिए उसकी भावनाओं को बढ़ाते हैं। अब राजनीतिक दल क्या करते हैं, विभिन्न वर्ग हैं, उनकी जो प्रमुख समस्या है उसको भड़काते हैं, चाहे उसमें सच्चाई नहीं हो, लेकिन उसको अपने दल के प्रभाव में लाने का प्रयास करते हैं। बड़े बड़े समाज के जो दल है या बड़े बड़े जो जातिगत दल है उनको अपने प्रभाव में लाने का प्रयास करते हैं और असत्य तथ्यों के द्वारा भी उनको भड़काया जाता है। तो यह एक लोकतंत्र का दोष है। चौथा बिंदु है लोकतांत्रिक स्वतंत्रता व समानता भ्रमपूर्ण है। देखो, लोकतंत्र व्यक्ति को राजनीतिक स्वतंत्रता तो देता है, समानता भी देता है। राजनीति के अंदर जो वोट है उसका जो कीमत है या जो वैल्यू है वो समान है हर व्यक्ति की, चाहे वो गली में सोता है चाहे वो महल में सोता है, समान है। लेकिन और इसी के साथ वह कोई भी व्यक्ति चुनाव भी लड़ सकता है। तो ये राजनीतिक स्वतंत्रता समानता है, लेकिन आर्थिक समानता और स्वतंत्रता नहीं है। हमारे देश में लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, बहुत सारे लोग तो सक्षम नहीं होते तो चुनाव नहीं लड़ सकते। तो आर्थिक स्वतंत्रता और समानता नहीं होने के कारण राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता है वह महत्वहीन हो जाती है, यानी उसका प्रभाव फिर खत्म हो जाता है। क्योंकि धनिक व्यक्ति है वो चुनाव लड़ेगा और वो अपने हिसाब से नियम और कानून को फॉलो करेगा, धनिक वर्ग के हिसाब से। अतः आर्थिक समानता और स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक समानता और स्वतंत्रता गौण या अर्थहीन अथवा महत्वहीन हो जाती है। पांचवा बिंदु है राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव। राजनीतिक दलों लोकतंत्र के संचालन के लिए दल होने जरूरी है। भारत में बहुदलीय शासन प्रणाली है। आपने बहुत सारे दलों का नाम सुना होगा, क्षेत्रीय दल भी होते हैं, राष्ट्रीय दल भी होते हैं, क्षेत्रीय दल तो अनेक हैं।
तो लोकतंत्र के संचालन के लिए दल होना जरूरी है, क्योंकि विपक्ष होगा तभी सरकार की आलोचनाएं अथवा उन पर दबाव बनेगा। तो दल होना आवश्यक है, लेकिन इसका निर्माण होता तो राष्ट्रहित में है। कानूनी दृष्टि से, संवैधानिक दृष्टि से राजनीतिक दल है वो देश के प्रति, देश की रक्षा के प्रति, देश हित के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं, लेकिन वे सामाजिक व आर्थिक नीतियों का प्रचार भी करते हैं। वे ये चाहते हैं जनता को आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रमों की, नीतियों की चर्चा करते हैं, उनका प्रचार भी करते हैं, लेकिन व्यवहार में, है ना, लेकिन वास्तविक रूप से, व्यवहारिक रूप से सभी दल राष्ट्रभक्ति की जगह दल भक्ति को महत्व देते हैं, केवल अपने दल को ही उत्थान पर लाना चाहते हैं, ताकि राजनीतिक जो स्थान है वहां पर वो काबिज रह सकें। तो ये राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव भी हमारे लोकतंत्र की एक प्रमुख दोषों में माना जाता है। लोकतांत्रिक प्रणाली के छठे दोष के बारे में चर्चा करेंगे, अनुत्तरदायी शासन प्रणाली। संवैधानिक दृष्टि से लोकतंत्र जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन व्यवहार में यह अनुत्तरदायी दिखाई देता है। इसका मुख्य कारण यह है कि असफलताओं, सरकार की जो नीतियां हैं उसकी असफलताएं कोई भी अपने ऊपर अथवा अपना उत्तरदायित्व नहीं समझता। विरोधी दल सरकार की गलत नीतियों के लिए सरकार को दोषी बताते हैं और सरकार इसको विरोधी पक्ष की साजिश बताते हैं। इस प्रकार लोकतंत्र को हम कुछ प्रतिशत के रूप में अनुत्तरदायी शासन प्रणाली कह सकते हैं। सातवां बिंदु है सार्वजनिक धन व समय का अपव्यय। लोकतंत्र में विभिन्न दलों का शासन होता है, अर्थात क्षेत्रीय दल भी उसमें सम्मिलित होते हैं और सभी मिलकर के राज्य कानूनों में विधानसभा और विधान परिषद, राष्ट्रीय स्तर पर संसद के दोनों सदनों में नीति निर्धारण व कानून निर्माण का कार्य किया जाता है, जिसमें अत्यधिक धन और समय लगता है। इसका मुख्य कारण है कि सभी कार्य समिति द्वारा किए जाते हैं और सदनों में इसकी लंबी चौड़ी बहस होती है, अर्थात उसका पूरा विश्लेषण किया जाता है, जिसके कारण इसमें समय अधिक लगता है। इसके अलावा जो आम चुनाव होते हैं उसमें भी सार्वजनिक धन की, यानी जो जनता का जो धन है उसकी बर्बादी और समय की हानि होती है। तो इस प्रकार इसको अत्यधिक खर्चीली पद्धति भी बताया जाता है या कहा जाता है। आगे वाला बिंदु आठवां है उदासीन मतदाता। लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए ही शासन होता है। इसमें सार्वजनिक हितों का विशेष ध्यान रखा जाता है, लेकिन इसके बावजूद चुनावों में मतदाता रुचि नहीं रखते। राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों और सरकार के बेहद प्रयासों के बावजूद भी 65% 60-65% मतदान ही हो पाता है, जिसके कारण अयोग्य व्यक्ति अथवा अवसरवादी अथवा कम योग्य व्यक्ति चुनाव जीत जाते हैं और जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। तो उदासीन मतदाता भी इसका मुख्य कारण है। नौवां है संकटकालीन दृष्टि से कमजोर शासन। युद्ध अथवा संकट काल, संकट काल अर्थात इमरजेंसी जिसको कहते हो, आपातकाल जिसको आप कह सकते हो, अथवा राष्ट्रपति शासन के दौरान भी ऐसा देखने को मिलता है कि लोकतंत्र शासन प्रणाली कमजोर सिद्ध होती है। इसका मुख्य कारण क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण। क्यों सत्ता का विकेंद्रीकरण? इसका अर्थात इसका भाव यह है कि जो शक्ति है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती, इसको विभिन्न सत्रों पर बांटा जाता है और उन सत्रों में एक मत नहीं होने के कारण निर्णय शीघ्र नहीं लिए जा सकते और गुप्त निर्णय नहीं लिए जाते, क्योंकि बहस होती है और
विभिन्न दल इसमें शामिल होते हैं, अतः कोई भी निर्णय गुप्त और शीघ्र नहीं हो पाता। 9वां है लोकतंत्र विश्व शांति का समर्थक नहीं, ऐसा साम्यवादियों का मानना है, लेकिन आमतौर पर यह धारणा गलती ही साबित होती है। साम्यवादियों के अनुसार लोकतांत्रिक राज्य पूंजीवादी राज्य है और पूंजीवाद बढ़ेगा तो युद्ध और साम्राज्यवाद भी बढ़ेगा, अतः साम्यवादी से विश्व शांति को खतरा बताते हैं लोकतंत्र को। तो यह कोई उचित कारण नहीं है, लेकिन फिर भी साम्यवादियों के अनुसार लोकतंत्र विश्व शांति का समर्थक नहीं है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार अगर आपसे आलोचनात्मक लोकतंत्र की आलोचनात्मकता से संबंधित प्रश्न आए तो अपने गुण और दोष दोनों का वर्णन करना है। तो आप 10-10 नहीं करके 8-8 इंपॉर्टेंट बिंदु कर दो, क्योंकि फिर अगर सारे 10-10 12-12 बिंदु करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर आप एक प्रश्न करने तो सारे हैं, एक प्रश्न कितना ही बड़ा कर दो, नंबर तो उतने ही आने। तो आप आधे बिंदु उसमें समाहित कर सकते हो इंपॉर्टेंट बढ़िया तरीके से। अगर एक आता है गुण आता है तो गुण ही बताना है, दोष आए तो दोष ही बताना है। और इसके अलावा आप इसमें निष्कर्ष भी लिख सकते हो, अथवा सारांश के रूप में भी आप एक नया बिंदु ऐड कर सकते हो निबंधात्मक प्रश्नों में, जिसमें आप उन सारी बातें जो आपने बिंदुओं में दी हैं उनको निष्कर्ष के रूप में 4-5 लाइनों में लिखना है। जैसे कि हमने इसकी चर्चा करते हैं, देखो इतने गुणों और दोषों की हमने चर्चा की है, लेकिन इतने दोष होने के बावजूद भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली ही सबसे अच्छा विकल्प है। इससे अच्छा विकल्प कोई नहीं है। किसी भी शासन प्रणाली में जनता के हितों की रक्षा इतनी नहीं हो सकती जितनी लोकतंत्र में होती है। और बात रही खर्च की, समय की और निर्णय के गुप्त होने या न होने की, तो ये बातें दोनों हैं, क्योंकि जनता भी ये चाहती है कि सरकार की हर नीति हमें पारदर्शिता से दिखाई दे, तो उसमें धन और समय लगेगा। तो हम इसके अनेक दोषों के बावजूद भी यह विश्व के लगभग सभी देशों में प्रणाली स्थापित हो चुकी है। अतः लोकतंत्र प्रणाली के जो गुण है उसके सामने इसके दोष है वो गौण दिखाई देते हैं। ये आप निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हो, तो इसे उत्तर बहुत ही बढ़िया बन जाता है और आपका जो उत्तर है वो नया एक लुक देगा, नई परफॉर्मेंस देगा। धन्यवाद।